अभी सीआरपीसी में चैप्टर चल रहा है चैप्टर 14, जिसमें कि हमने 190 से लेकर 197 तक कर लिया है। आज हम 198 199 करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं 198 क्या कहता है। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, यानी कि मैरिज के खिलाफ यानी शादी के खिलाफ अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसका जो अभियोग है वो कैसे होता है। क्लॉज 1, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 20 ऑफ द इंडियन पेनल कोड एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सच पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस। इसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, मतलब खुद से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, जो कि पनिशेबल है चैप्टर 20, मेनली चैप्टर 20 में मैरिज से रिलेटेड ही जो अपराध है उसी को दिया गया है। ठीक है, जब तक कि कोई कंप्लेनेंट जो है वो खुद व खुद आदमी ना करे, यानी जिस पर वो घटित हुआ है, यानी जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस हुआ है, यदि वो कंप्लेन नहीं करता है तो तक जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट में लिखा गया है ए, वेयर सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स और इज एन इडियट और अ lunatic और is form of sickness, infirmity, unable to make a complaint, or is a woman who, according to the local custom and manner, ought not to be compelled to appear in public, some other person may with the leave of the court make a complaint on his or her behalf। इसमें कहा जा रहा है कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो एग्रीड है यानी कि जिसके खिलाफ हुआ है वही कंप्लेन कर सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि अब कोई है जो 18 ईयर से नीचे है या फिर इडियट है या लोएंटिक है या बीमार है, ठीक है, तो और वो खुद है वो कंप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब वो जानता ही नहीं है कि उसको कंप्लेन कैसे करना है, वो अनेबल है, वो नहीं कर सकता किसी भी रीजन से हो। ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा उसके कारण। और चाहे वो महिला है और वह महिला ऐसी है कि जो लोकल कस्टम है उसके हिसाब से वो पब्लिक में आ नहीं सकती, यानी हम उसको पब्लिक में ला नहीं सकते, कंपेल नहीं कर सकते पब्लिक में आने के लिए। या फिर कोई तब क्या है कि कोई सम अदर पर्सन में कर सकता है, कोई दूसरा आदमी भी कोर्ट के परमिशन के साथ उसके बिहाफ पर। ठीक है, हिज और हर, या लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर, वो उसके बिहाफ पर वो कंप्लेन कर सकता है। कंडीशन क्या है कि इडियट, लोएंटिक, सिकनेस होना चाहिए। ठीक है, तब या वुमेन ऐसी है जिसको कि हम उसके लोकल कस्टम के कारण उसको हम कंपेल नहीं कर सकते पब्लिक में आने के लिए, तब। बी बोल रहा है where such person is the husband and he is serving in any of the armed forces of the union under conditions which are certified by his commanding officer as precluding him for obtaining leave of absence to enable him to make complaint in person, some other person authorized by the husband in accordance with the provision of subsection 4 may make a complaint on his behalf। इसमें कहा जा रहा है कि जब जो हस्बैंड है, जो लेडीज है, ठीक है, अगर जो हस्बैंड है वो आर्मी में है, आर्मी में ड्यूटी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है, ठीक है, उससे वो सर्टिफाइड करवाएगा, यानी वो सर्टिफाइड करेगा जो कमांडिंग ऑफिसर है कि इसको खुद से कंप्लेन करने के लिए, ठीक है, ये खुद से जो कंप्लेन करेगा तो इसको अभी हम छुट्टी नहीं दे सकते कि ये खुद से कंप्लेन करे। ये कौन बोलेगा, ये कमांडिंग ऑफिसर बोलेगा, सर्टिफाइड करेगा कि ये खुद से कंप्लेन करने के लिए अभी हम इसको छुट्टी नहीं दे सकते। ठीक है, हम इसको छुट्टी नहीं देंगे। ये हो गया, ये कौन करेगा, कमांडिंग ऑफिसर करेगा। सम अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द हस्बैंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हस्बैंड है उसको तो छुट्टी नहीं मिला, तो वो जो हस्बैंड है वो ऑथराइज कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को। अब कैसे व्यक्ति को, वो हम सब सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लेन करने के लिए सेक्शन 4 में दिया गया है, यहाँ पर भी मेंशन है, सब सेक्शन 4 में जो है उसके हिसाब से वो उसको ऑथराइज कर सकता है कि मेरे बिहाफ पर तुम कंप्लेन कर दो। उसके बाद है हमारा सी, where the person agreed by an offense punishable under section 494 or section 495 of the Indian Penal Code is the wife complainant may be made on her behalf by her father, mother, brother, sister, son or daughter, or by her father's, mother's, brother, sister, or with leave of the court by any other person related to her by ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन। इसमें कहा जा रहा है कि अगर अपराध 494 और 495 का है इंडियन पेनल कोड का, ठीक है, और तो इसके मतलब क्या है कि इसमें जो उस वाइफ है, वाइफ के खिलाफ हुआ है, तो वाइफ जो है उसका बाप, उसका फादर कर सकता है, और उसकी माँ कर सकती है, ब्रदर कर सकता है, सिस्टर कर सकता है, उसका बेटा कर सकता है, उसकी बेटी कर सकती है, हाँ, और या तो उसका फिर फादर कर सकता है, या फिर उसका मदर्स ब्रदर कर सकता है। ठीक है, फादर्स और मदर ब्रदर, और या सिस्टर कर सकता है। कोर्ट या फिर कोर्ट के परमिशन के साथ कोई दूसरा भी कर सकता है जो उसको ब्लड रिलेशन में आता है, या मैरिज से उसके रिलेशन में आया है, या फिर एडॉप्शन से उसके रिलेशन में आया है। ठीक है, इसमें है, यही बात इसमें कहा जा रहा है। अब फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 1,
इसमें कहा जाए फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 नो पर्सन अदर देन द हस्बैंड ऑफ अ वुमन शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीड बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 497 498 ऑफ द सेड कोड। इसमें कहा जा रहा है कि सब सेक्शन 1 में जो हमने पढ़ा था कि कोई और भी कर सकता है कंप्लेन, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो ऑफेंस है वो 497 या 490 यानी एडल्ट्री है या तो फिर लेके भाग गया है कहीं किसी विवाहित औरत को, तो इसमें जो एग्रीड पार्टी है वो हस्बैंड है। सिर्फ हस्बैंड जो है ना वही इसमें कंप्लेन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ द हस्बैंड सम person who had care of the woman on his behalf at the time when such offense was committed may with the leave of the court make a complaint on his behalf। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हस्बैंड absent है तो फिर दूसरा पर्सन है जो उसके पति के बिहाफ पर उसका केयर कर रहा था यानी उसको देखभाल कर रहा था, अगर वो चाहे तो वो भी कोर्ट के परमिशन के साथ कंप्लेंट कर सकता है उस लड़के के यानी जो हस्बैंड है उसका उसके बिहाफ पर। थर्ड बोल रहा है when in any case falling under clause A of the provisos of section 1 the complaint is sought to be made on behalf of person under the age of 18 years of a loyalty by a person who has not been appointed or declared by a complainant to the guardian of the person of the minor or loyalty। अब इसमें कहा जा रहा है लोएंटिक तक हम पहले देखते हैं कि क्या बोल रहा है। जो केस क्लॉज ए में पढ़ रहा है सब सेक्शन 1 का यानी कि जो 18 ईयर से जो कम था, वुमेन था, लोएंटिक था, ठीक है, तो उसके भी यहाँ पर कोई और कर देता था, कंप्लेन करता था, यहाँ हमने जो सब सेक्शन 1 में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर एक केस है कि जो बिहाफ पर कंप्लेन करना चाहता है, ठीक है, कंप्लेन करना मतलब बिहाफ पर जो काम करना चाहता है, कंप्लेन करना चाहता है इस बच्चे के इडियट के बिहाफ पर, वो डिक्लेयर नहीं किया गया है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा एज अ गार्जियन, ठीक है, उस माइनर का, उस लोएंटिक का। मतलब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है ना जो डिक्लेयर करता है कि हाँ ये इसका लीगल गार्जियन है या ये इसके बिहाफ पर कंप्लेन कर सकता है। उस तरीके से वो जो करना तो चाहता है लेकिन वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये एक गार्जियन हो सकता है, ऐसा नहीं किया गया है। तो फिर आगे है एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ गार्जियन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि जो गार्जियन जो अपॉइंट किया गया है या डिक्लेयर किया गया है, द कोर्ट शैल बिफोर ग्रांटिंग द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन दिया गया था उसको ग्रांट करने से पहले फॉर लीव cause notice to be given to such guardian and give him a reasonable opportunity of being heard। अब जो एप्लीकेशन दिया गया था अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि वो गार्जियन जो अपॉइंट और डिक्लेयर किया गया है वो सेटिस्फाइड है, सही है, ठीक है, तो फिर वो कोर्ट क्या करेगा, उसका एप्लीकेशन को मंजूर करने से पहले उसको एक नोटिस भिजवा देगा कि आप, और उसको सुनने का मौका देगा, ठीक है, उस जो यहाँ पर कंप्लेन करेगा उसको सुनने का मौका देगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 4 बोलता है द ऑथराइजेशन रिफर टू इन, ये इंपॉर्टेंट है जो हमने ऊपर पढ़ा था कि आर्म फोर्स में है तो फिर कैसे करेगा। द ऑथराइजेशन रिफर टू इन क्लॉज बी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी इन राइटिंग, शैल बी सिग्न्ड और अदरवाइज स्टेटेड बाय द हस्बैंड, शैल कंटेन अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एलिगेशन अपॉन which the complainant is to be founded, shall be countersigned by his commanding officer and shall be accompanied by the certificate signed by that officer to the effect that leave of absence for the purpose of making a complaint in a person cannot for the time being be granted to the husband। इसमें कहा जा रहा है जो हमने बी में पढ़ा था कि पति को छुट्टी नहीं दे रहा है, वो छुट्टी नहीं है कि वो खुद से आके कंप्लेन करे तो उसके बिहार पर कोई और कर सकता था। तो इसमें जो कंडीशन है वो पढ़िए कि जो भी वो ऑथराइजेशन देगा यानी उसका पति जो है वो किसी दूसरे आदमी को कंप्लेन करने के लिए ऑथराइज कर रहा है तो उसका पति का साइन होगा या तो फिर अटेस्टेड होगा, कॉपी होगा, वो अटेस्टेड होगा, हस्बैंड करके देगा। और उसमें क्या है कि जो स्टेटमेंट है वो कंटेन क्या क्या करेगा, उसमें यह इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो एलिगेशन है, ठीक है, जो कंप्लेनेंट है, जो भी फाउंड किया गया है उसके बारे में उसको बता दिया गया है, यानी पति को जो बता दिया गया है सब कुछ के बारे में कि क्या केस है क्या नहीं है। शैल बी काउंटरसाइंड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर, और वो जो स्टेटमेंट होगा वो कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन होगा, उस पर साइन, काउंटर साइन मतलब उस पर हस्बैंड का भी साइन होगा और कमांडिंग ऑफिसर का भी साइन होगा। और वो जो एक सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव जो सर्टिफिकेट होगा, एक और सर्टिफिकेट मिलेगा उसको जो कि उसी पेज में स्टेटमेंट में लगाया जाएगा उस ऑफिसर के द्वारा, और उसमें लिखा जाएगा कि इस समय में जो ये खुद से कंप्लेनेंट फाइल करे तो इस व्यक्ति को हम छुट्टी नहीं दे सकते, ठीक है, ये इस टाइम पर हम जो ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको हम छुट्टी नहीं दे सकते, या उस पर नाम मेंशन होगा कि इसको हम छुट्टी नहीं दे सकते, और इस कारण से कोई दूसरा कंप्लेनेंट जो है उसके बिहाफ पर कोई कंप्लेनेंट बनेगा। उसके बाद 5 बोलता है एनी डॉक्यूमेंट प्रोपोर्टिंग टू बी सच एन ऑथराइजेशन एंड कंपेयरिंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 एंड एनी डॉक्यूमेंट प्रोपोर्टिंग टू बी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय दैट सबसेक्शन शैल अनलेस द कंट्री प्रूव बी प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन एंड शैल बी रिसीव्ड इन एविडेंस। कोई भी दस्तावेज, ठीक है, जो ऑथराइज किया गया है सबसेक्शन 4 में, या कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है, जो सबसेक्शन 4 में चाहिए तो वो सब दिया गया है, तो जब तक,
जब तक कॉन्ट्रेरिटी मतलब अगर कोई बोलता है कि ये नकली है, ठीक है, तो जब तक कॉन्ट्रेरिटी प्रूफ नहीं हो जाता तब तक प्रिज्यूम्ड किया जाएगा कि जो हमको कागज मिला है, जो सर्टिफिकेट हमको मिला है वो जेन्यून है और उसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो भी कागज दिया गया है, जब तक अगर कोई आदमी आवाज नहीं उठाता, ठीक है, और कंट्रेक्टिव प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक उस कागज को हम असली मानेंगे और एज एविडेंस यूज करेंगे। 6. No court shall take cognizance of an offence under section 376 of Indian Penal Code where such offence consists of sexual intercourse by a man with his own wife, the wife being under 18 age if more than 1 year has left from the date of the commission of the offence। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, ठीक है, अगर व्यक्ति अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है आप मतलब अपने वाइफ के साथ, जो वाइफ अंडर 18 ईयर्स ओल्ड है और 1 साल उसका बीत जाता है, ठीक है, शादी का 1 साल हो गया और उस तब तक वो अगर केस नहीं करती है तो उसके बाद उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, मतलब लिया ही नहीं जाएगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन प्रोवाइडेड देकर जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, यहाँ पर ये बात एकदम क्लियर कर दिया गया है कि लिया ही नहीं जाएगा, कॉग्निजेंस नहीं ले सकता अगर 1 साल हो गया शादी का तो। 7. The provision of this section apply to the abatement or attempt to commit of an offense as they apply to the offense। अब वो ये प्रोविजन जो हमने ऊपर पढ़ा, जो सेक्शन हमने पढ़ रहा है उसका एबेट करना, अटेम्प्ट करना, ठीक है, वो सब पर ये प्रोविजन लागू होगा। यानी अटेम्प्ट करने के लिए भी कॉग्निजेंस जहां जहां हमने जैसे पढ़ा वैसा वैसा लागू होगा। अब 198A 198A prosecution of offence under section 498A of the Indian Penal Code। No court shall take cognizance of an offence punishable under section 498 of the Indian Penal Code except upon a police report of fact which constitutes such offence or upon a complaint made by the person aggrieved by the offence or by her father, mother, brother, sister or by her father's or mother's brothers or sister or with leave of the court any other person related to her by blood, marriage or adoption। इसमें कहा जा रहा है कि 498 का केस है इंडियन पेनल कोड का, उसमें भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ठीक है। अगर पुलिस रिपोर्ट है तब कॉग्निजेंस ले सकता है, या तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कंप्लेंट किया है तब ले सकता है, या फिर उसके पिताजी द्वारा, माता द्वारा, भाई बहन, ठीक है, या फिर उसके दादा दादी द्वारा कंप्लेंट किया गया है, ठीक है, तब जाकर, या फिर कोर्ट के परमिशन से जो उसके ब्लड रिलेशन में है या मैरिज से रिलेशन में है या एडॉप्शन करके रिलेशन में आया है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी कोई कंप्लेनेंट करेगा जो मेंशन है तभी जाकर कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है 498A में। 198B कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376B ऑफ द इंडियन पेनल कोड वेयर द पर्सन आर इन मार्टियल रिलेशनशिप एक्सेप्ट अपॉन प्राइमा फेसिस सैटिस्फैक्शन ऑफ दैट फैक्ट व्हिच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस अपॉन अ कंप्लेंट हैविंग बीन फाइल्ड और मेड बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड। इसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा 376 के बी के अपराध में, ठीक है, जहां पर कि वो मार्टियल रिलेशनशिप में है और एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जब प्राइमा फेसिया सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि और वो जो अगेंस्ट उसकी वाइफ है वो अगेंस्ट में कंप्लेन करती है अपने हस्बैंड के, ठीक है, प्राइमा फेसिया सेटिस्फाइड होना चाहिए, फैक्ट हो जाता है, तब जाकर उस पर एक्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। 199 और लास्ट ये है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन फॉर डिफामेशन, यानी कि अगर कोई किसी का बेइज्जती कर देता है, डिफेम करता है, तो उसका अभियोग कैसे लाया जाता है। क्लॉज 1 नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस। जो ऑफेंस जिसके अगेंस्ट हुआ है ना, जब तक वो कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, अगर केस जो है वो चैप्टर 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आता है तो। Provided that where such person is under the age of 18 years or is an idiot or a lunatic or is from sickness or infirmity unable to make a complaint or is a woman who according to the local custom and manners ought not to be compelled to appear in public, some other person may with the leave of the court make a complaint on his or her behalf। इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति 18 साल से नीचे का इडियट है, लुनेटिक है, बीमार है, इन्फेक्टेड है और अनेबल है कंप्लेनेंट बनने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, हाँ, या तो फिर कोई ऐसी महिला है जो लोकल कस्टम के कारण उसको बाहर नहीं लाया जा सकता, पब्लिक में नहीं लाया जा सकता, उस कंडीशन में भी दूसरा पर्सन कंप्लेन कर सकता है कोर्ट के परमिशन के साथ, ठीक है, अगर कोर्ट परमिशन देता है तभी कर सकता है उसके बिहाफ पर। और क्लॉज 2 बोल रहा है नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, इस कोड में रहते हुए भी, अगर कोई बात इससे पहले हमने पढ़ भी लिया है इस कोड में, ठीक है, उसके बावजूद व्हेन एनी ऑफेंस फॉलिंग अंडर चैप्टर 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ सच कमीशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, the vice president of India, the governor of a state, the administrator of the union territory or
the minister of the union or the state or union territory or any other public servant employed in a connection with the affairs of the union or state in respect of his conduct in the discharge of his public functions, a court session may take cognizance of such offence without a case being committed to it upon a complaint in writing made by the public prosecutor. अब इसमें कहा जा रहा है कि हमने डिफामेशन का बात कर रहे हैं अभी, हाँ ठीक है। अब डिफामेशन किया गया किसके खिलाफ? वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के खिलाफ, या तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है यूनियन टेरिटरी का उसके खिलाफ, या मिनिस्टर यूनियन का जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ, या स्टेट यूनियन टेरिटरी का मिनिस्टर है उसके खिलाफ, या फिर जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, जो यूनियन अफेयर्स का है या फिर स्टेट में है और वो अपने मतलब पद पर है, ठीक है, जब वो काम कर रहा है उस वक्त उसका नहीं, उसके काम का, ठीक है, उसके पोस्ट का अगर डिफामेशन होता है तब कोर्ट जो है वह कॉग्निजेंस ले सकती है। कब ले सकती है? जो कंप्लेनेंट है वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा अगर किया जाए तब वह कॉग्निजेंस ले सकती है। अदरवाइज हमने क्या पढ़ा था कि जिसके खिलाफ किया जाएगा वही कर सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ गया तो वाइस प्रेसिडेंट केस नहीं करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर कंप्लेन कर दे तो उसके मतलब उसके बात पर भी संज्ञान लिया जा सकता है उस केस का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड बोल रहा है एवरी कंप्लेनेंट रिफर टू सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में जो भी कंप्लेनेंट रिफर किया गया है सेल सेट फॉर द फैक्ट विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस एलिज द नेचर ऑफ सच ऑफेंस एंड सच अदर पार्टिकुलर आर रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव नोटिस टू द एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस एलिज टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम। अब जो भी कंप्लेनेंट है, ठीक है, जो भी जिसके खिलाफ किया गया है 2 में, तो जो सब फैक्ट, ठीक है, और क्या ऑफेंस है, ऑफेंस का क्या नेचर है, और जो भी सफिशिएंट है जिससे उसको ये पता चल सके कि उसने अपराध क्या किया है, ठीक है, तो इस तरह का नोटिस जो है वो एक्यूज को दिया जाएगा, एक्यूज को भेज दिया जाएगा कि उसके द्वारा कैसा अपराध किया गया है, उसका नेचर, वो किस टाइप का ऑफेंस है, इंडियन पेनल कोड में क्या उसका धारा है, क्या पनिशमेंट हो सकता है, उसको ये सब नोटिस कर दिया जाएगा। 4 नो कंप्लेनेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेंसेशन। अब इसमें कहा जा रहा है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि 2 में अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है अगर वही अगर फाइल करता है केस तो किसी के बिहाफ पर तो उसको कॉग्निजेंस ले सकता है। पर यहाँ पर अब क्या कहा गया है कि सबसेक्शन 2 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, प्रीवियस परमिशन लिए बगैर फाइल नहीं कर सकता केस। वहां पर क्या है, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और अ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। इसमें कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का उस समय में गवर्नर है या मिनिस्टर है गवर्नमेंट का, उसके प्रीवियस सेंसेशन के बिना आप नहीं ले सकते। मतलब आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, जो हमने आगे पढ़ा है, गवर्नर के खिलाफ या मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा अपराध करता है और आप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से। बी, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा यदि पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, एम्प्लॉयड है और स्टेट गवर्नमेंट जो के अंदर काम कर रहा है, स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। सी, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी अदर केस, और बाकी जो भी केस है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। आई होप ये हम क्लियर कर दिए। अब एक बात आप जानिए कि ये जो है ना, ये 4, ये समझिए सीधा सीधा वायलेशन कर रहा है 2 का, क्योंकि 2 में हमको पढ़ा दिया गया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो वो कंप्लेन कर सकता है वाइस मिनिस्टर के खिलाफ। अगर जो भी ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर उसके खिलाफ कोई होता है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं और कॉग्निजेंस लिया जाएगा। पर अगर वहीं तक हम रुक जाते तो फिर ये बात हमको पता नहीं चलता, क्वेश्चन आ सकता था। तो 4 में देखिए आगे पढ़िए, सीधा सीधा 2 को खारिज कर दिया। 2 को खारिज करने के बाद 4 में बोला गया 4 में कि जो भी परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो, स्टेट गवर्नमेंट से अगर स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो, ठीक है। 5 नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस द कंप्लेनेंट इज मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। अब क्या है कि जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा, ठीक है, सबसेक्शन 2 के अंदर अगर 6 month के अंदर कंप्लेन नहीं किया गया था तो 6 महीना बीत गया, मतलब उसके बाद अगर आप कंप्लेन करने जाते हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो आपको आपके बात का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। 6 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the offence alleged to have been committed to make a complaint in respect of that offence before a magistrate having jurisdiction or the power of such magistrate to take cognizance of the offence upon such complainant। इसमें कहा जा रहा है कि इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है ऊपर जो हमने पढ़ा था, ठीक है,
द राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट। अब यह जो पर्सन का राइट है, अब एक आदमी का राइट तो होता है ना, अब उसको डिफेम कर रहे हैं तो उसका भी तो कुछ राइट होता है ना केस करने का, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, अगर वो कंप्लेन करता है मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, और मजिस्ट्रेट का अगर पावर है कॉग्निजेंस लेने का, तो मजिस्ट्रेट को ना तो कॉग्निजेंस लेने से ये सेक्शन ऊपर वाला रोक रहा है, ठीक है, और ना ही तो उस व्यक्ति का जो पर्सनल राइट है उसको वायलेट कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे 15, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।